इंडेस 34 देखते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटिटी अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर, बट उसका टेक्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। एंटिटी पब्लिश कर रही है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हर क्वार्टर के फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। एंटिटी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टेडी है, 10,000 रुपये हर क्वार्टर का हो रहा है। एंड एस्टिमेट किया जा रहा है कि इफेक्टिव टैक्स उसका 25% होगा ईयरली ended 31st of March 2019 and 30% for the year ended 31st of March 2020. However, लेकिन जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है उसको कैलकुलेट किया जाएगा फॉर द ईयर 2019 एंड इट्स क्वार्टर्स। टेबल बनाएंगे हम लोग टैक्स चार्ज का। तो क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2019, क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2019, क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2019, क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? तो 10,000 रुपये आएगा तीनों के चारों के अंदर। तो कितना आएगा? 40,000 आ जाएगा ईयर एंडिंग का 31 दिसंबर 2019 का। टैक्स चार्ज कितना किया जा रहा है? तो पहले के अंदर 25% है और फिर उसके बाद 30% हो रहा है। तो 25% करेंगे 10,000 का, तो 2500। 10,000 का 30% सेकंड के अंदर देखेंगे तो कितना आ गया? 3,000। वैसे 3,000 करते हैं, टोटल आ जाएगा 11,500। लेस करेंगे तो कितना आ गया? 7,500, 7,000, 7,000, 7,000, 20,500। सिंस जो एंटिटी है वो अकाउंटिंग ईयर इज़ नॉट द सेम, मतलब एंटिटी का अकाउंटिंग ईयर सेम नहीं है एज द टैक्स ईयर। तो मोर देन वन टैक्स रेट अप्लाइड किया जा रहा है अकाउंटिंग ईयर के लिए। अकॉर्डिंगली जो एंटिटी है वो अप्लाइड कर रही है इफेक्टिव टैक्स रेट हर इंटरिम पीरियड के लिए टू द प्री टैक्स रिजल्ट पाने के लिए फॉर द पीरियड। PQR लिमिटेड जो है वो प्रिपेयर कर रहा है उसका इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द क्वार्टर 3 ऑफ द ईयर। हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड द इवेंट शुड बी डेल्ट विथ, कैसे हम लोग इस ट्रांजेक्शन और इवेंट को डेल्ट करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल्स। अगर वो बना रही है, मतलब वो कर रही है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस टू द गवर्नमेंट स्पॉन्सर इंश्योरेंस फंड। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कर रही है गवर्नमेंट स्पॉन्सर इंश्योरेंस फंड के अंदर जो असिस्ट किया जा रहा है ऑन द एनुअल बेसिस के अंदर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंड द सेकंड क्वार्टर। लार्ज अमाउंट ऑफ द पेमेंट जो है कंट्रीब्यूशन का वो किया जा रहा है। ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर माइनर पेमेंट किया जा रहा है सिंस द कंट्रीब्यूशन इज मेड अप टू सर्टेन मैक्सिमम लेवल, क्योंकि सर्टेन मैक्सिमम लेवल तक ही करना होता है। इसलिए पहले 2 क्वार्टर के अंदर तो क्या किया? लार्ज किया, और थर्ड के अंदर मिनिमम किया यानी माइनर किया अर्निंग्स पर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। एंड हैंस फॉर द हायर इनकम एम्प्लॉयज़ के लिए जब मैक्सिमम इनकम रीच बिफोर द ईयर एंड, तो हमको इसके अंदर बताना है। आंसर देखते हैं। पहला 28 ऑफ द इंडियाज 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बताता है हमको कि जो एंटिटी है वो अप्लाइड कर रही है सेम अकाउंटिंग रिकॉग्निशंस एंड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि अप्लाइड किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल में। मतलब एनुअल फाइनेंशियल के अंदर जो अकाउंटिंग रिकॉग्निशंस एंड मेजरमेंट लगाया जाता है, प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं, वही इंटरिम के अंदर में लगाए जाते हैं। फर्दर द पैरा 32-33 ऑफ द इंडियाज 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमको बताता है कि जो असेट्स है द सेम टेस्ट ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अप्लाइज एट द इंटरिम। मतलब कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है वही इंटरिम के अंदर भी लगता है, इंटरिम डेट के ऊपर भी लगता है एज एट द एंड ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर जो PBT की बात की जा रही है, इसलिए जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो अप्लाइड किया जा रहा है वो भी जैसे फाइनल पे लगता है वैसे ही इंटरिम पे भी लगेगा। कॉस्ट दैट बाय दैट नेचर would not qualified as an asset at the financial year end would not be qualified at an interim either। जो भी कॉस्ट क्वालिफाइड नहीं होती है एज एन असेट फाइनेंशियल ईयर एंड के ऊपर, वो क्वालिफाइड नहीं होगी इंटरिम डेट के ऊपर। सिमिलरली जो लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ द इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड मस्ट रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एट द डेट। जो लायबिलिटी है जो एंड ऑफ द इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड पे है वो रिप्रेजेंट करेगा एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस उसी डेट पे, जस्ट एज इट मस्ट एट द एंड ऑफ एन एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड पे जैसे लायबिलिटी की ट्रीटमेंट की जाती है वैसे इंटरिम के अंदर भी करनी पड़ेगी। एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनकम यानी रेवेन्यू एक्सपेंस दैट इज रिलेटेड टू द इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटी हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। अगर ये जो इनफ्लोज आउटफ्लोज है अगर ये टेक प्लेस किए जाते हैं इन रिलेशन टू द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड अदरवाइज नॉट,
द कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो अलाउड नहीं करता है रिकॉग्नाइज करना आइटम्स इन द बैलेंस शीट विच डू नॉट मीट द डेफिनेशंस ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। कंसिडर करना है अबाउ गाइडलाइंस व्हाइल प्रिपेयरिंग द इंटरम फाइनेंशियल द ट्रांजेक्शंस एंड द इवेंट्स ऑफ द गिवन केस शुड बी डेल्ट विद। कैसे हमको इसको डेल्ट करेंगे? तो अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट स्पॉन्सर इंश्योरेंस फंड एश्योर्ड किया जा रहा है ऑन द एनुअल बेसिस, तो एम्प्लॉयर रिलेटिंग टू द एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल इफेक्ट कंट्रीब्यूशन रेट के हिसाब से इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इवन दो अगर लार्ज पोर्शन ऑफ द पेमेंट जो है वो किया जा रहा है अर्ली इन द फाइनेंशियल ईयर, अकॉर्डिंगली इट शुड वर्क आउट एन एवरेज इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस रेट एंड अकाउंट फॉर द सेम अकॉर्डिंगली इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस फंड का, जो कि एनुअल बेसिस के ऊपर जैसे उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है, वैसे ही हमको यहाँ पर एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल इफेक्ट के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन रेट है उसको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी ट्रीट करना पड़ेगा, भले ही उसका लार्ज पोर्शन का पेमेंट जो किया गया है वो पहले किया गया है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अकॉर्डिंगली हम लोग एवरेज इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन रेट के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे इसकी एंड अकाउंट फॉर द सेम अकॉर्डिंगली। सेकंड देखते हैं, द एंटिटी intended to incur the major repairs and the renovation expenses for the office building। एंटिटी ने मेजर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन एक्सपेंस किया ऑफिस बिल्डिंग के लिए फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए उसने कोटेशंस मंगाए वेंडर के पास से। हैज़ टेंटेटिवली आइडेंटिफाइड किया गया कि वेंडर एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट, वेंडर एंड उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट को आइडेंटिफाइड किया गया जो कि इनकर्ड की गई थी फॉर दिस वर्क। तो जो कॉस्ट प्लांट की गई है ओवरऑल एक्सपेंस दैट एक्सपेक्टेड टू इनकर्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब अभी तक हुआ नहीं, लेटर पार्ट में होने वाला है, जो कि एंटिसिपेटेड नहीं की गई है इन द इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, अनलेस इवेंट हैज कॉस्ट द एंटिटी टू हैव अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस। जब तक इवेंट कॉज नहीं करता एंटिटी को कोई लीगल या तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, तब तक हम लोग ये जो कॉस्ट प्लान की गई है ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स की, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अकर्ड होगी लेटर पार्ट ऑफ द ईयर के अंदर, उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, जब तक कि वो लीगल या तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस के अंदर नहीं आ जाती एंटिटी के, मतलब जब होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। द मैरी इंटेंशन और द नेसेसिटी टू इनकर्ड, जो उसका इंटेंशन और नेसेसिटी है कि वो होने वाली है एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द फ्यूचर इज़ नॉट सफिशिएंट, मतलब फ्यूचर में होने वाला है, अभी तो नहीं है ना, तो अभी से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। गिव राइज टू द ऑब्लिगेशंस, गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन नॉट सफिशिएंट, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है कि ये ऑब्लिगेशन ला देगी एंटिटी के ऊपर, इसलिए अभी से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड के अंदर देखते हैं, द कंपनी हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डिक्लेयरिंग द बोनस, कंपनी बोनस देती है 10% के हिसाब से एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर, उसकी हिस्ट्री रही है ये देने की। तो बोनस जो एंटिसिपेट किया जा रहा है इन द इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, अगर ओनली इफ़ जो बोनस है वो लीगली ऑब्लिगेशंस होती है या तो पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से बोनस जो है वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस होती है फॉर विच द एंटिटी हैज़ नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू मेक द पेमेंट। जो बोनस है अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन होता है या तो पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से ये देखा गया है कि बोनस जो है वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, मतलब देना पड़ता है, फॉर विच द एंटिटी हैज़ नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव, मतलब उसके अलावा एंटिटी के पास कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं है, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। एंड अगर रिलायबल एस्टिमेट्स किया जा सकता है ऑब्लिगेशंस का, तो इंडियाज़ 19 एम्प्लॉयज़ बेनिफिट प्रोविजंस गाइडेंस के हिसाब से हो रही है अगर रिगार्डिंग, तो जो लायबिलिटी है फॉर द बोनस अराइजिंग आउट ऑफ द लीगल एग्रीमेंट, जो लायबिलिटी बोनस की है जो कि लीगल एग्रीमेंट के हिसाब से हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस बिकॉज विच इट हैज़ नो ऑल्टरनेटिव बट टू पे, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है लेकिन बोनस को पे करना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंगली नीड टू एक्रूड इन दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको एक्रूवल बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। इसलिए जो बोनस की लायबिलिटी एक्रूड हो रही है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑन द सेम बेसिस एज दे आर अक्रूड फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो बोनस की लायबिलिटी है जो कि एनुअल के अंदर जैसे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही उसकी इंटरिम के अंदर करनी पड़ेगी अक्रूवल बेसिस के ऊपर। इन द इंस्टेंट केस के अंदर जो बोनस लायबिलिटी है 10% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर द ईयर टू द डेट मे बी अक्रूड, तो यहाँ पर हमको 10% की जो बोनस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की उसको हमको अक्रूड बेसिस पर बताना पड़ेगा। इन द गिवन केस के अंदर सिंस द कंपनी हैज़ पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डिक्लेयरिंग द एनुअल बोनस एवरी ईयर, कंपनी का रिकॉर्ड रहा है कि वो डिक्लेयर करती है एनुअल बोनस हर साल,
तो सेम में भी अक्रूड, तो उसको अक्रूड करना पड़ेगा हमको रीजनेबल एस्टिमेट के बेसिस के ऊपर। कौन सा, इंड AS 19 के हिसाब से, एम्प्लॉय बेनिफिट के हिसाब से हमको ये करना पड़ेगा वाइल प्रिपेयरिंग द इंटरिम रिजल्ट। थर्ड देखते हैं, while preparing the interim financial statement for the half yearly ended 30th September 2022 an entity ने डिस्कवर किया कि मटेरियल एरर्स है, इम्प्रॉपर एक्सपेंसेस इन अक्रूवल के बेसिस के ऊपर है इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 30 September 2021 and the annual financial statements for the year ended 31st of March 2022. The entity does not intend to restate the comparative amount. entity को restate नहीं करना है उसके comparative amount को for the prior period presented in the interim financial statement as it believes। क्यों वो नहीं करना चाहती? क्योंकि उसको लगता है कि sufficient to correct the errors by the restating the comparative in the annual financial statements। वो ये बोल रहे हैं कि इंटरिम के अंदर करने की ज़रूरत नहीं, जब एनुअल बताएंगे तब हम लोग उसको कर देंगे, रीस्टेट कर देंगे कंपैरेटिव के अंदर। फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2023, क्या ये एक्सेप्टेबल है? डिस्कस करके बताइए विद द रिलेवेंट इंड AS के हिसाब से। पैरा 42 ऑफ द इंड AS 8 के हिसाब से इंटर अलर्ट स्टेट करता है कि जो एंटिटी करेक्ट कर रही है मटीरियल प्रायर पीरियड एरर्स को रेट्रोस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड फॉर द इश्यू आफ्टर दैट डिस्कवरी बाय restating the comparative amount for the prior period presented in which the error occurred। पैरा 28, मतलब यहाँ पर पैरा 42 क्या बोल रहा था कि जो एंटिटी है उसको करेक्ट करना पड़ेगा मटेरियल प्रायर पीरियड के एरर्स को रेट्रोस्पेक्टिवली फर्स्ट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जब अप्रूव किए जा रहे थे फॉर द इश्यू आफ्टर द डिस्कवरी, मतलब जब डिस्कवर्ड हुए उसके बाद जो फर्स्ट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा उसके अंदर उसको रेट्रोस्पेक्टिवली उसको सही करना पड़ेगा बाय रीस्टेटिंग। कैसे को करेगी ये? कंपैरेटिव अमाउंट के अंदर करेगी फॉर द प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड इन दी एरर करेक्टेड, जब एरर करेक्ट की गई थी तब। 28 के हिसाब से इंड AS 34 रिक्वायर्ड करता है कि एंटिटी टू अप्लाई द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, एंटिटी को अप्लाई करना पड़ेगा सेम अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है एज अप्लाइड इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है वैसे इंटरिम के अंदर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर दी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है आफ्टर द डेट ऑफ द मोस्ट रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर टू बी रिफ्लेक्टेड इन द नेक्स्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज आता है आफ्टर द डेट ऑफ द मोस्ट रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोस्ट रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर सिर्फ पहले ईयर के अंदर कर देते हैं, मतलब थर्ड बैलेंस शीट बना के। तो वो होगा, वो केस होगा तो उसके अंदर नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता, पिछले सालों का होता है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है हमको? रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करना पड़ता है रिफ्लेक्टेड इन द नेक्स्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। मतलब वहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर प्रीवियस ईयर के अंदर ही कुछ गलती हो रही है तो प्रीवियस ईयर के अंदर ही सुधार दो, या करंट ईयर के अंदर तो करंट ईयर के अंदर सुधार दो, रेट्रोस्पेक्टिवली सारा अमेंड करके थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। पैरा 15B ऑफ द इंड AS 34 के हिसाब से साइट करेक्शंस ऑफ द प्रायर पीरियड एरर्स एज एन एग्जांपल्स ऑफ द इवेंट या तो ट्रांजेक्शन विच नीड टू बी एक्सप्लेन्ड इन एन एंटिटीज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इफ दे आर सिग्निफिकेंट। 15B क्या बोल रहा है कि जो भी करेक्शन होती है प्रायर पीरियड एरर्स की, एग्जाम्पल के तौर पर अगर इवेंट या तो ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लेन किया जाना है इन द एंटिटीज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो जो सिग्निफिकेंस होता है अंडरस्टैंड करने के लिए चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी सिंस द एंड ऑफ द लास्ट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी चेंजेस है फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर एंड परफॉर्मेंस के अंदर एंटिटी का लास्ट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर जैसे हम लोग उसकी कर रहे थे ट्रीटमेंट, वैसे ही हमको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। पैरा 25 ऑफ द इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको बताता है कि वाइल जजमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन असेसिंग द मटीरियलिटी को ध्यान में रखते हुए हमको जजमेंट देखना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड बेसिस टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज द डिसीजंस ऑन द डेटा फॉर द इंटरिम पीरियड बाय इटसेल्फ फॉर द रीजंस ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द इंटरिम फिगर्स के जो रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर हम लोग करने वाले हैं डेटा का इंटरिम पीरियड के अंदर, वो खुद से ही अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए इंटरिम फिगर के लिए। दस द एग्जाम्पल अनयूजुअल आइटम्स, अगर कोई अनयूजुअल आइटम्स है, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी या तो एस्टिमेट्स है या तो एरर्स जो भी रिकॉग्नाइज की गई है एंड डिस्क्लोज की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियलिटी, वो मटीरियलिटी के बेसिस पे हो रही है इन दी रिलेशंस टू द इंटरिम पीरियड डेटा, ताकि अवॉइड किया जा सके मिसलीडिंग इंटरफेरेंस दैट माइट रिजल्ट फॉर द नॉन डिस्क्लोजर्स। The overriding goal is to ensure that
द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशंस एंड द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड का उसका जो फाइनेंशियल पोजीशंस एंड रिजल्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है वो उस इन्फॉर्मेशन को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हमको डालनी पड़ती है। इन द व्यूज ऑफ द अबव द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट, एंटिटी को करेक्ट करना पड़ेगा एंड करेक्ट करना पड़ेगा क्या, जो एरर एंड रीस्टेट करना पड़ेगा उसको कंपैरेटिव अमाउंट इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयरली। इस वजह से जो एंटिटी है उसको करेक्ट करना पड़ेगा उसकी एरर्स को एंड रीस्टेट करना पड़ेगा कंपैरेटिव अमाउंट को इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हाफ ईयर जो कि एंड हो रहा है 30 सितंबर 2022 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2021 एंटिटी नोट कर दिए गए there has been an under accrual हो रहा है of the certain expenses in the interim financial statements for the first quarter ended 30 June 2021। जो amount of the under accrual है वो assessed किया जा रहा है to be material है in the context of the interim financial statement। however लेकिन ये expect किया जा रहा है कि जो amount है वो immaterial हो सकता है in the context of the annual financial statement। मतलब अभी तो material है लेकिन जब annual बनेगा तब ये immaterial हो जाएगा। तो management is of the view, management ये view के अंदर है कि कोई ज़रूरत नहीं है करेक्ट करने की errors को in the interim financial statement considering that the amount is expected to be immaterial for the point of view of the annual financial statement। मैनेजमेंट ये बोल रही है कि एनुअल के अंदर तो वो इमटेरियल होने वाला है तो अभी हम करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वेदर द मैनेजमेंट व्यू, क्या मैनेजमेंट का व्यू एक्सेप्टेबल है। पैरा 41 ऑफ द इंड AS 8 के हिसाब से इंटर अलाइज स्टेट करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइट नहीं कर रहे विद द इंड AS इफ दे कंटेन द आइदर मटेरियल एरर्स और द इमटेरियल एरर्स मेड इंटेंशनली टू अचीव द पर्टिकुलर presentations of an entity's financial positions, financial performance और the cash flows। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंप्लाइट नहीं कर रहे हैं इंड AS को, अगर उसके अंदर कोई मटेरियल एरर्स या इमटेरियल एरर्स इंटेंशनली अचीव करने के लिए, अगर वो इंटेंशनली टू अचीव द पर्टिकुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशंस, मतलब कि एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशंस को दर्शाने के लिए, एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दर्शाने के लिए, उसके कैश फ्लोज को दर्शाने के लिए अगर होती है ऐसी कोई स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? एरर्स नहीं होनी चाहिए जो कि मटेरियल है, इमटेरियल एरर्स भी नहीं होनी चाहिए जो कि इंटेंशनली की गई हो, ताकि जो प्रेजेंटेशंस है ऑफ द एंटिटीज़ फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और द कैश फ्लोज, उसका प्रेजेंटेशन सही से होना चाहिए। एज रिगार्ड्स द असेसमेंट ऑफ द मटेरियलिटी को असेस करते हुए ऑफ द आइटम्स इन प्रिपेयरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पैरा 25 ऑफ द इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जब हम लोग जजमेंट लगाते हैं रिक्वायर्ड करता है कि असेस करना है मटेरियलिटी के बेसिस के ऊपर। जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है रिकॉग्नाइज करने का एंड डिस्क्लोज करने का डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड बाय इटसेल्फ फॉर द रीजंस ऑफ द अंडरस्टैंडेबिलिटीज ऑफ द इंटरिम फिगर। 10 एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई अनयूजुअल आइटम्स या तो चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज या तो एस्टिमेट या तो एरर्स को अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड डिस्क्लोज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियलिटी इन रिलेशन टू द इंटरिम पीरियड डेटा टू अवॉइड द मिसलीडिंग इन्फेरेंसेस दैट माइट रिजल्ट फ्रॉम द नॉन डिस्क्लोजर्स। मतलब कि अगर कोई अनयूजुअल आइटम्स होती है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है या तो एस्टिमेट होती है या तो एरर्स को अगर कोई रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड अगर कोई एरर्स होती है तो उसको रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसके बेसिस के ऊपर? मटेरियलिटी के बेसिस के ऊपर इंटरिम पीरियड के अंदर, ताकि अवॉइड कर पाए मिसलीडिंग इंटरफेरेंस दैट माइट रिजल्ट द नॉन डिस्क्लोजर। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए यूज़र को कि नॉन डिस्क्लोजर किया गया, डिस्क्लोजर देना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पर। द ओवर राइडिंग गोल्स इज़, यहाँ पर पूरा ओवरऑल गोल क्या है कि एंश्योर करना कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है सारे इन्फॉर्मेशन को जो कि रिलेवेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड। एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशंस और उसका परफॉर्मेंस कैसा है इंटरिम पीरियड के अंदर वो यहाँ पर दर्शाना चाहिए और वो यहाँ पर दर्शना चाहिए, जो बोलते हैं ना दिखना चाहिए। एज पर द अबव मटीरियलिटी जजमेंट जो होती है वो इन्वॉल्व करती है डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी, मतलब कि सब्जेक्टिव होती है मटीरियलिटी, मेरे लिए अलग होगी आपके लिए अलग होगी। द ओवर राइडिंग गोल्स इज़ टू एंश्योर्स दैट, ओवर राइडिंग गोल क्या है कि जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी वो इंटरिम पीरियड के अंदर आ जानी चाहिए। मतलब जितना उसका इंटरिम पीरियड का बन रहा है उसके अंदर सारी ये इन्फॉर्मेशन जो उसके रिलेटेड है वो आ जानी चाहिए। इट इज़ देयरफॉर नॉट अप्रोप्रिएट टू बेस द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द मटीरियलिटी, इसीलिए तो हम क्वांटिटेटिव बेसिस के ऊपर मटीरियलिटी को असेस नहीं कर पाएंगे।
ऑन द प्रोजेक्शन एनुअल फिगर्स, प्रोजेक्टेड एनुअल फिगर्स के ऊपर हम लोग मटीरियलिटी को असेस नहीं कर पाएंगे व्हेन इवेल्युएटिंग द एरर्स इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंगली द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी करेक्ट the error in the interim financial statement since it is assumes that the material in relations to the interim financial, मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसको करेक्ट करना पड़ेगा इस एरर्स को इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये मटेरियल है कब? इंटरिम पीरियड के अंदर, इसलिए मैनेजमेंट को इसको करेक्ट करना पड़ेगा।